हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल फंडामेंटल ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाले समय में हमारे 4 बड़े एग्जाम हैं। एसएससी जेईई, यूपीपीएससी एई, बीपीएससी एई और आरपीएससी एई और भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स हमारे आगे हैं। तो दोस्तों, ये एग्जाम्स हमारे 2 टायर में होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। तो फर्स्ट कम्स फर्स्ट। प्रीलिम्स हमारा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट कवर करता है, पर आज हम नॉन टेक्निकल की बात नहीं करने वाले। अभी बात करते हैं सिर्फ टेक्निकल की। आप सभी तैयारी अपने हिसाब से कर रहे हैं, पर लिमिटेड समय है हमारे पास, तो बिना स्ट्रेटेजी की तैयारी करना इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। स्ट्रेटेजी के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हम एक बूस्टर कंसेप्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको डेली 15 से 20 मिनट के ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट्स प्रिपेयर करवाए जाएंगे, जो ना कि सिर्फ एक कंसेप्ट होगा, बल्कि उस 15 से 20 मिनट की वीडियो में 15 से 20 टाइप ऑफ क्वेश्चन भी डिस्कस करे जाएंगे, ताकि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम को यूज करते हुए भी हम मैक्सिमम आउटपुट दे सके। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अगर हम डेली के 15 से 20 क्वेश्चन या 10 से 15 क्वेश्चन या 15 से 20 क्वेश्चन, जितने ही मैक्सिमम उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में हो पाएंगे, अगर हम वो करते हैं और हम मान के चलते हैं कि अगले 3 से 4 महीने में सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं, तो 90 दिनों के हिसाब से भी अगर हम डेली के 10 से 15 क्वेश्चन करते हैं, तो हम 900 से 1350 क्वेश्चन के बीच में कहीं लाई कर रहे होंगे। मतलब डेली सिर्फ 20 मिनट देने पर हमारे 1200 के आसपास क्वेश्चन डेली बेसिस पर ही प्रैक्टिस हो जाएंगे। और ये वो सारे क्वेश्चन होंगे जो एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो एक मेरी श्योरिटी इससे ये है कि ऑलमोस्ट जो आज आपके मार्क्स आ रहे हैं, उससे 30 से 40% मार्क्स आप अपने बढ़े हुए देखोगे, अगर डेली बेसिस पर सिर्फ 15 से 20 मिनट आप सिविल फंडामेंटल्स को दोगे तो। और मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे में से अगर आप 16-17 घंटे पढ़ भी रहे हो या 10-12 घंटे पढ़ भी रहे हो, तो उसमें से 20 मिनट देने में कोई दिक्कत होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी बूस्टर सीरीज का सबसे पहला टॉपिक, जो कि है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और हुक्स लॉ। मतलब इन दो टॉपिक्स पर किस तरह से 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, आज हमें सिर्फ वो देखना है। और हम इसे 10 मिनट में किस तरह एफिशिएंटली खत्म कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है कि नेचर ऑफ मटेरियल कौन कौन से होते हैं। हमारे पास दो तरह के मटेरियल होते हैं, जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े हैं। एक है डक्टाइल मटेरियल और दूसरा है ब्रिटल मटेरियल। अब डक्टाइल मटेरियल को डिफाइन हमने करा था कि एक ऐसे मटेरियल जो फेल होने से पहले वार्निंग दे, मतलब सडनली फेल ना करे। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हम कंक्रीट में स्टील यूज करते हैं। क्लियर है पार्ट ए वाला? ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं? जो सडनली फेल कर जाते हैं या वार्निंग ना दे फेल होने से पहले, जैसे कि कंक्रीट, जैसे कि ग्लास। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि डक्टाइल मटेरियल फेल होने से पहले वार्निंग देते हैं या ब्रिटल मटेरियल। तो हमेशा डक्टाइल मटेरियल फेल होने से पहले वार्निंग देंगे और ब्रिटल मटेरियल सडनली फेल कर जाएंगे। एक पॉइंट क्लियर है ये वाला? अगला पॉइंट, ये दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कि फेलियर जो होता है डक्टाइल मटेरियल में, वो कौन से स्ट्रेस की वजह से होता है। हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत सारे स्ट्रेसेस पढ़े हैं, शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब जब हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था, तो उसके अंदर बहुत सारी लिमिट्स आई थी। सबसे पहली थी प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर इलास्टिक लिमिट, फिर प्लास्टिक लिमिट, फिर अपर यील्ड, लोअर यील्ड और अल्टीमेट लिमिट, और फाइनली होता था फ्रैक्चर। अब ये फ्रैक्चर जो होता था, वो एक स्ट्रेस की वजह से होता था, उसे बोलते थे शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस मतलब जब मेंबर पे फोर्स लगता है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्टिव में स्लाइड करना शुरू कर देता है।
इसकी वजह से जब फेलियर होगा तो उसे बोलेंगे shear फेलियर। तो डक्टाइल मटेरियल में जो फेलियर होता है वो होता है shear स्ट्रेस की वजह से, जबकि ब्रिटल मटेरियल में जो फेल होता है वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से। और नॉर्मल स्ट्रेस का अपने आप में मतलब क्या हो जाता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर ये सरफेस है तो फेलियर इसके परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पर। तो ब्रिटल मटेरियल में जो फेल हुआ वो हुआ 90 डिग्री टू द सरफेस। बट डक्टाइल मटेरियल में 90 डिग्री टू द सरफेस नहीं होता। वहां पर क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से अगर मैं यहां पर ये एंगल कैलकुलेट करूं तो ये एंगल मेरा निकल करके आएगा 45 डिग्री। तो ऐसा ऑब्जर्वेशंस में निकल करके आया टेस्टिंग के दौरान कि जब डक्टाइल मटेरियल को टेस्ट करा जाता है टेंशन में, तो जो फेलियर होता है वो 45 डिग्री पर होता है। और इसी फेलियर को एक नाम दिया गया जो कि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछा जाएगा, कप एंड कोन फेलियर। क्लियर है पार्ट ए वाला? चलिए अब फाइनल पॉइंट ध्यान से समझते हैं उसे, कि अगर मान के चलते हैं यहां पर एक मटेरियल है इस तरह का, मैं इसे टेंसाइल फोर्स से खींच रहा था तो ये इस तरह से आगे चला गया, इसे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स से खींच रहा था। तो किस एंगल पर ये फेलियर हुआ, ये 45 डिग्री पर। ठीक है, अब होता क्या है ध्यान से समझो, पार्टिकल ना मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल देखो, कि अगर मैं इसी बार को नीचे से फिक्स कर दूं और ऊपर लगाऊं फोर्स, तो जब फोर्स लगाऊंगा तो ये मेंबर इस तरह मूव कर जाएगा क्योंकि नीचे से तो फिक्स कर रखा है। तो हुआ क्या कि जो पार्टिकल पहले वन यहां पर था, अब वो वन दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएगा। पहले पार्टिकल जो टू यहां पर था, अब वो अगली पोजीशन पर पहुंच जाएगा टू पर। नई पोजीशन को वन डैश और टू डैश नाम दे देते हैं। तो इससे हुआ क्या, यहां पर ना वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, यहां पर शेप चेंज हुई। तो शेयर की वजह से हमेशा शेप चेंज होती है, वॉल्यूम चेंज कभी नहीं होता। जबकि नॉर्मल फोर्स की वजह से वॉल्यूम चेंज होता है किसी भी स्ट्रक्चर में। ये हमने कैलकुलेट भी करा था जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर पढ़ते थे। हम नॉर्मल स्ट्रेसेस की वजह से वॉल्यूम चेंज कैलकुलेट करते थे। तो डक्टाइल मटेरियल में जब भी फेलियर होगा, वो फेलियर होगा शेप चेंज की वजह से। ठीक है, बल्कि जब ब्रिटल मटेरियल में फेलियर चेक करेंगे तो ब्रिटल मटेरियल में हमेशा फेलियर होगा वॉल्यूम चेंज की वजह से। क्लियर है? ये सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और ये नाइन्थ। ये 9 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के बेसिस पर। समझ गए सारे के सारे? बोल देगा कप एंड कोन फेलियर किस में होता है। ठीक है, 90 डिग्री पर फेलियर किसके अंदर होता है, ब्रिटल में या डक्टाइल में। क्लियर है पार्टी वाला? दो ऑब्जेक्टिव और डिस्कस करता हूं यहां पर। ये तो मैंने करा था टेंशन टेस्ट। अगर मैं बात करूं टॉर्जन टेस्ट की, जैसे मैंने टेंशन में टेस्ट करा वैसे ही टॉर्जन के अंदर भी टेस्ट होता है। उसके अंदर भी होगा डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, सेम एज इट इज ब्रिटल मटेरियल भी होगा। अब डक्टाइल मटेरियल के अंदर टेंशन टेस्ट में कितने एंगल पर फेलियर होता था, 45 डिग्री पर। वहां पर रिवर्स हो जाएगा, वहां पर 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, 90 डिग्री पर फेलियर होगा। क्लियर है पार्टी वाला? यहां पर ब्रिटल मटेरियल के अंदर कितने डिग्री पर फेलियर होता है, 90 डिग्री पर। टॉर्जन टेस्ट में होगा
45 डिग्री पर, जिसे बोला जाएगा हेलिकॉइडल फेलियर। हेलिकॉइडल फेलियर, ये दो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे उन 9 ऑब्जेक्टिव्स के साथ में। ठीक है, जरूरी नहीं आपको टेंशन टेस्ट ही दे, टॉर्जन टेस्ट भी दे सकता है। बट एक बार अगर टेंशन टेस्ट पढ़ लिया और ये पता चल गया कि डक्टाइल और ब्रिटल में कितने एंगल पर फेलियर होता है, तो हमें सिर्फ टॉर्जन के अंदर उसका रिवर्स करना है। हाँ, यहाँ पे 45 डिग्री को कप एंड कोन बोला जाता है, और टॉर्जन के अंदर कप 45 डिग्री को बोला जाता है हेलिकॉइडल फेलियर। ये 9 के 9 ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं यहाँ पर, और 2 टॉर्जन के, टोटल मिला के हुए 11 ऑब्जेक्टिव। आपसे एंगल पूछेगा, आपसे पूछेगा कि स्ट्रेस पर फेलियर होगा, आपसे ये पूछेगा कि वार्निंग कौन सा मटेरियल देता है, और वॉल्यूम चेंज की वजह से कौन सा फेल होता है, और शेप चेंज की वजह से कौन सा फेल होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ये सब आती है, ये किस सीक्वेंस के अंदर आती है। कभी प्लास्टिक लिमिट को पहले बोल देगा, कभी इलास्टिक लिमिट को पहले बोल देगा। ठीक है, अगला पॉइंट, पूरे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के जो एरिया होता है, इस पूरे एरिया को बोला जाता है टफनेस। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर हमने सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पर ही 12 ऑब्जेक्टिव देख लिए। चलिए अब बात करते हैं हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ एक ऐसा लॉ था जो किसी भी स्ट्रक्चर में लोड की वजह से डिफॉर्मेशन बताता था, मतलब चेंज इन लेंथ बताता था। और इस लॉ के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता था, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन लिखते थे। और यहां पर अगर मैं स्ट्रेस को P बाय ए लिखता हूं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को E, और स्ट्रेन को चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो यहां से मेरा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल करके आता है, जो आता है डेल्टा L इक्वल्स टू PL बाय ए। बट ये तो हो गया हुक्स लॉ, बट हुक्स लॉ पढ़ने से पहले उसकी अजम्पशंस तो पता होनी चाहिए। हुक्स लॉ की 4 अजम्पशंस हैं। पहला, मटेरियल में कोई रेजिडुअल स्ट्रेस नहीं लगेगा। रेजिडुअल मतलब जब मैं मटेरियल को स्ट्रक्चर पर्पस से यूज कर रहा हूं तो उसमें कभी भी पहले से कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। दूसरा, मटेरियल में हमेशा स्टैटिक लोडिंग ही लगेगी, डायनेमिक लोडिंग नहीं लगेगी। मतलब चाहे तो डायनेमिक हो या इम्पैक्ट हो, ये दोनों लोडिंग दोनों की दोनों कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होंगी अगर हुक्स लॉ ओबे कर रहा है तो। अगला, मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि अगर ये मटेरियल 2:1 के लाइम और सीमेंट के रेशो से बना हुआ है, और मैं इसे कहीं से भी तोड़ दूं और 2:1 रेशो ही मिले, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस है। आइसोट्रोपिक का मतलब कि अगर मटेरियल की हर डायरेक्शन पे प्रॉपर्टीज एक जैसी हो, एक जैसी प्रॉपर्टीज मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हर जगह पर एक जैसा है, पॉइजन्स रेशियो हर जगह पर एक जैसी है, तो वो होगा आइसोट्रोपिक। फाइनल अजम्पशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब अगर एक मटेरियल बहुत सारे मेंबर से मिलकर के बना है और मैं सब में अगर अलग अलग चेंज इन लेंथ निकाल लूं और सबको अगर मैं ऐड कर दूं, तो अगर टोटल चेंज इन लेंथ आ गया, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सिंपल सा मतलब होता है हर बार को अलग अलग उसके अंदर डिफ्लेक्शन निकाल लो और सबको ऐड कर दो। कभी एग्जामिनर बोलेगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करता है किस लॉ के लिए, हुक्स लॉ के लिए, या हुक्स लॉ के लिए
कौन सी अजम्पशन सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो इस पे पूछेगा, दूसरा पूछेगा होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है और आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है। तीसरी बात, ये हुक्स लॉ का फॉर्मूला है, ये सिर्फ एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर या यूनिफॉर्म सेक्शन की बार के लिए कैलकुलेट करा गया है। अगर नॉन यूनिफॉर्म बार हो इस तरह से, इसे बोलते हैं टेपर्ड बार, जिसका एक साइड में डायमीटर स्मॉल डी है और दूसरी साइड में कैपिटल डी। ये D1 और D2 मान लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। मैंने मान लिया एक साइड का डायमीटर D1 है और दूसरे का डायमीटर D2, और इस पर फोर्स लग रहा है कोई P। तो फोर्स लगने पर जो चेंज इन लेंथ मैं निकाल लूंगा वो होता है 4PL/πe D1 × D2। इस पर डायरेक्टली रिलेशनशिप में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा और डायरेक्टली इसी फॉर्म में फॉर्मूला भी पूछ लिया जाएगा। तो अब ध्यान से समझो, एक केस में अगर मैं मान के चलता कि D1 = D2 के बराबर होता, तो यहां पर चेंज इन लेंथ फिर कितना आ जाता, 4PL/πe, और ये D के बराबर ही है तो ये तो D² हो जाता। और सिंप्लीफाई करूं, 4PL/πD² × E = P/π/4, ये L है इसके साथ में भाई, π/4 D² × E। तो π/4 D² क्या होता है, ये तो सर्कल का एरिया ही तो होता है, तो ये तो वही PL/A आ गया ना हमारा। तो ये सिर्फ इसका एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस, जो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है। तो या तो क्वेश्चन बनेंगे assumptions पर, या क्वेश्चन बनेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट पर, या आपको टेपर्ड सेक्शन दे देगा। तो 2-3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब चलते अपने फाइनल पार्ट पर। फाइनल पार्ट में एक इंपॉर्टेंट केस है। अब ध्यान से समझो, मैंने एक बार ली है AB और ये C है, और A और B एंड से इसे फिक्स कर दिया। अब फिक्स कर दिया और P लोड लग रहा है C जंक्शन पर। तो अगर ये फिक्स है तो एक चीज तो क्लियर है ना, कि इसके अंदर जो भी चेंज इन लेंथ होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो फिक्स सपोर्ट है वो उस लोड को कैरी करके रखेंगे जो ये लोड लग रहा है। अगर ये P लोड दोनों सपोर्ट मिलकर के रेजिस्ट नहीं कर पाए तो ये मेंबर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब दोनों फिक्स सपोर्ट को P लोड कैरी करना पड़ेगा। अब P का कितना पार्ट A में जाएगा और कितना पार्ट B में जाएगा, उसे हमने नाम दिया RA एंड RB, ठीक है। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो एग्जाम में काम आएगी आपको सॉल्व करने के। कन्वेंशनल क्वेश्चन ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया था, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ गया। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो। अगर मुझे RA कैलकुलेट करना है तो टोटल लोड मल्टीप्लाइड बाय जो A पॉइंट से दूर वाला डिस्टेंस है, दो बार में डिवाइडेड है ना, AC और CB। अब C एक जंक्शन पॉइंट है जहां पे लोड लग रहा है, तो C पॉइंट से अगर मैं A पर चीजें निकाल रहा हूं तो दूर वाला डिस्टेंस तो B हो गया डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस। समझ में आ गया? सेम एज इट इज जब RB कैलकुलेट करूंगा तो B पे निकाल रहा हूं, अब C पॉइंट से दूर वाला डिस्टेंस कौन सा है, A डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस, A + B। अब इसी क्वेश्चन को अगर रिएक्शन निकालने के लिए बोल दे आपको, तो अगर कन्वेंशनल अप्रोच से सॉल्व करोगे तो कम से कम मुझे 7 से 8 मिनट लगेंगे। अब इंजीनियरिंग सर्विसेज में इस पर कैसा क्वेश्चन आया वो देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया
two bars AC and CB are connected to each other and fixed at the ends. A और B पर फिक्स कर दिया. It also carries a axial load. 12 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है at C. तो एग्जामिनर कहता है कि ये बताओ कि आर ए की वैल्यू कितनी होगी और आर बी की वैल्यू कितनी होगी. अब हम इस क्वेश्चन को यहीं पर रफा दफा कर देंगे. 12 किलो न्यूटन ही लोड रेजिस्ट करना है ए और बी पर, तो 12 किलो न्यूटन का कुछ पार्ट जाएगा ए पर और कुछ पार्ट जाएगा बी पर. चलिए, मल्टीप्लाइड बाय ए पर निकाल रहा हूं, सी पर लग रहा है लोड, तो सी से दूर वाला डिस्टेंस कितना हो गया 2 मीटर, डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कितना है ए से बी का 4 + 2 6 आ गया सर. तो 6 से 1 घटा 12, तो आर ए की वैल्यू कितनी हो गई, आर ए की वैल्यू हो गई 4 किलो न्यूटन. 4 किलो न्यूटन, ये पार्ट समझ में आया. अगला, अब आर बी की वैल्यू निकालते हैं. आर बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 12 मल्टीप्लाइड बाय बी से दूर वाला डिस्टेंस 4 डिवाइडेड बाय 6. अब 6 से 12 कट गया, तो यहां पर आर बी की वैल्यू मेरी आई 8 किलो न्यूटन. क्लियर है पार्टी वाला. अब डायरेक्शन भी देख सकते हैं. 12 किलो लोड लग रहा है राइट साइड में, तो 12 ही लेफ्ट साइड में भी लगना चाहिए. मतलब ये तो हो गया 4 किलो न्यूटन और यहां पर हो गया 8 किलो न्यूटन. तो मतलब 4 जो किलो न्यूटन है वो आउटवर्ड लग रहा है, तो वो तो हो गया टेंसाइल. और आर बी पर वो इनवर्ड लग रहा है, तो वो हो गया कंप्रेसिव. तो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन भी हमारी आ गई. क्लियर है. यहां पर हमने कम से कम नहीं तो 12 से 15 क्वेश्चन कवर कर लिए. एक तो न्यूमेरिकल बेस कर लिया, दूसरा हमने टेपर्ड सेक्शन पे क्वेश्चन देख लिया, या डायरेक्ट फॉर्मूले पर आ सकता है 3, इसके अजम्पशन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 4, और 10 से 12 क्वेश्चन हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के डायग्राम पर ही डिस्कस कर लिए कि डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल में क्या फर्क होता है. क्लियर है पार्टी वाला. तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी बूस्टर सीरीज की पहली क्लास कंप्लीट होती है. आप सभी चैनल से जुड़े रहिए ताकि आने वाले समय में सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख सकें. इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करें और पेड कोर्स के लिए सिविल फंडामेंटल ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो मिलते हैं दोस्तों बूस्टर सीरीज की नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.